नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में सबसे पहले बात करेंगे मौसम आधारित उन्नत चेतावनी प्रणाली की। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि रोगों के प्रकोप के लिए मौसम आधारित उन्नत चेतावनी प्रणाली विकसित की जा रही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एक पूर्व स्वास्थ्य चेतावनी प्रणाली विकसित कर रहा है। इससे भारत में रोग के प्रकोप की संभावना का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। दरअसल अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम मौसम परिवर्तन और रोग की घटनाओं के बीच संबंधों पर आधारित है। इस प्रणाली द्वारा वाहक जनित रोगों, विशेष रूप से मलेरिया और अतिसार के प्रकोपों का पूर्वानुमान लगाए जाने की संभावना है। इसे राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के प्रासंगिक संस्थानों द्वारा निर्णयन की सुविधा के लिए एक सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया जाना है। ये संभावित महामारी के सर्वाधिक प्रभावी सप्ताहों का पूर्वानुमान लगाने में सहायता भी करेगी। इसके साथ ही साथ उत्पन्न खतरे के प्रभावों को कम करने के लिए स्वास्थ्य समुदाय की सहायता भी करेगी। आइए अब जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को समझते हैं। भौगोलिक स्थानों पर रोगों के बढ़ते मामलों में वर्षा और तापमान के स्वरूप में परिवर्तन की प्रमुख भूमिका होती है। रोग दरअसल मौसम और जलवायु स्थितियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए रोगों की शुरुआत में ही पहचान या स्वास्थ्य जोखिमों की चेतावनी रोगों के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान में पर्यावरणीय जोखिम कारक रोगों के वैश्विक बोझ के 25 से 33% के लिए उत्तरदायी हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने वर्ष 2007 की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जलवायु परिवर्तन से मुख्य रूप से विकासशील देशों में बाढ़ और सूखे की बढ़ती घटनाओं के साथ ही प्रसारित रोगों का भी खतरा बढ़ सकता है। अगली खबर उद्योग जगत से संबंधित है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अनुसार गैर निष्पादित आस्तियों की समस्या को हल करने के लिए कई बैड बैंकों की आवश्यकता है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाताओं के बढ़ते NPAs की समस्या के समाधान के लिए अनेक बैड बैंकों की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण NPAs की समस्या में और अधिक वृद्धि हुई है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने बाजार आधारित तंत्र की अनुशंसा की है, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPIs और वैकल्पिक निवेश कोष यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को NPAs खरीदने में सक्षम बनाएगा। एक मजबूत बाजार आधारित तंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को NPAs का विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये सुझाव RBI के परामर्श पत्र के अनुरूप हैं, जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि विनियमित संस्थाओं को NPAs खरीदने की अनुमति दी जा सकती है। एक बैड बैंक दरअसल वो इकाई होती है जिसे अक्सर बाजार मूल्य पर बैंकों से NPAs को खरीदने के लिए सरकारी गारंटी के साथ स्थापित किया जाता है। ये ऋणदाताओं की धन जुटाने की क्षमताओं में सुधार करने के लिए उनके तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट को दोष मुक्त करता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यवसायों और व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है। ये सरकार द्वारा पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता का भी निवारण करता है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2016-17 में बैड बैंक यानी पारा पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी को प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में NPAs को वृहद पैमाने पर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को नकदी की बजाय प्रतिभूति रसीदों के आधार पर बेचा जाता है। इसमें भुगतान केवल वसूली पर ही किया जाता है। आइए अब अन्य शब्दावलियों के अर्थ भी समझते हैं। वैकल्पिक निवेश कोष यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसका अर्थ है भारत में स्थापित या निगमित किसी भी निधि से जो पूर्णतया निजी निवेश से सृजित होती है। ये कोष भारतीय और विदेशी निवेशकों से धन एकत्र करता है और अपने निवेशकों के लाभ के लिए परिभाषित निवेश नीति के अनुसार इस धन का निवेश करता है। दूसरा है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ये विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करने का एक सामान्य साधन है। इसमें दूसरे देशों में निवेशकों द्वारा धारण की गई प्रतिभूतियां और वित्तीय संपत्तियां शामिल होती हैं। और तीसरा है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां यानी ARCs। दरअसल NPAs के जल्द से जल्द समाधान के लिए प्रतिभूतिकरण और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं। इसके साथ ही ये प्रणाली में तरलता लाने वाली विशेष संस्थाएं भी होती हैं। बांग्लादेश ने भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है।
हाल ही में आयोजित आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश ने दक्षिण पूर्व एशिया में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए IMTTH में शामिल होने के लिए रुचि व्यक्त की है। IMTTH यानी इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। बांग्लादेश ने IMTTH में शामिल होने के लिए अपनी रुचि ऐसे समय में व्यक्त की है जब बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार पहल में अल्प प्रगति हुई है। ये भारत प्रशांत क्षेत्र में सीमा पार गलियारों में एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। IMTTH मणिपुर के मोरेह को थाईलैंड के मेसोट शहर से जोड़ेगा। ये भारत की अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक भाग के रूप में प्रारंभ की गई एक अनुदान सहायता पहल है। इसका उद्देश्य आसियान के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश सुलभ कराना और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना है। भारत ने कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के लिए भी राजमार्गों का विस्तार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके अलावा अन्य सीमा पार गलियारे हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल यानी BBIN कनेक्टिविटी परियोजना। ये व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक उप क्षेत्रीय मोटरयान समझौता है। इसके अंतर्गत ट्रक और अन्य वाणिज्यिक वाहन एक दूसरे के राजमार्गों पर सुगमता पूर्वक आवागमन कर सकेंगे। बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार यानी BCIM आर्थिक गलियारा। इस पहल के अंतर्गत म्यांमार के मांडले और बांग्लादेश के ढाका जैसे संपर्क स्थलों से गुजरते हुए चीन के कुनमिंग को कोलकाता से जोड़ने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। और तीसरा गलियारा है कलादान परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत कार्गो के पारगमन के लिए समुद्र, नदी और सड़क परिवहन गलियारे का सृजन किया जाएगा। इस गलियारे के द्वारा भारत के पूर्वोत्तर पत्तनों से म्यांमार के सितवे बंदरगाह के माध्यम से म्यांमार को कार्गो का प्रेषण किया जाएगा। इसी तरह म्यांमार से भारत के उत्तर पूर्वी भाग को कार्गो की आपूर्ति होगी। अगली खबर सूचना एवं संचार से संबंधित है। भारत द्वारा तटीय रडार नेटवर्क में अधिक देशों को एकीकृत करने पर विचार किया जा रहा है। ये प्रयास मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश में तटीय रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए उन्नत चरण में जारी है। इस संदर्भ में मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका को पहले ही देश के तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क में एकीकृत किया जा चुका है। संपूर्ण क्षेत्र में तटीय निगरानी रडार नेटवर्क को स्थापित करने और उसे बनाए रखने से तटीय रडार श्रृंखला के नेटवर्क का विस्तार होगा। इसके परिणाम स्वरूप खुले सागरों की खतरों से वास्तविक समय निगरानी करने में सक्षमता प्राप्त होगी। ये हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों में क्षमता निर्माण के लिए भारत की सहायता का भी विस्तार करेगा। ये एकीकरण मुख्य रूप से 2 मंचों पर किया जा रहा है, जिसमें पहला है गुरुग्राम में अवस्थित भारतीय नौसेना का सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र। ये समुद्री डेटा समेकन के लिए एक नोडल अभिकरण है। इसकी स्थापना 26/11 के मुंबई हमलों के बाद की गई थी। सरकार द्वारा नौसेना को 36 देशों और 3 बहुपक्षीय कंस्ट्रक्टर्स के साथ वाइड शिपिंग वाणिज्यिक असैन्य पोत परिवहन समझौते संपन्न करने के लिए अधिकृत किया गया है। और दूसरा है भारतीय नौसेना का सूचना समेकन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना का सूचना समेकन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र को 21 देशों और 20 समुद्री सुरक्षा केंद्रों के साथ वाइड शिपिंग एक्सचेंज एग्रीमेंट के माध्यम से इंडियन ओशन रीजन में समुद्री सुरक्षा सूचना के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर यानी भारतीय नौसेना का सूचना समेकन केंद्र भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित किया जाता है। अगली खबर विधायिका से संबंधित है। शीतकालीन सत्र के समाप्त होते ही केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र के समाप्त होने के साथ ही फरवरी तक अनुदान के लिए कोई अनुपूरक मांग नहीं की जा सकेगी, क्योंकि कोई अनुपूरक मांग संसद के अनुमोदन के अधीन होती है। इसलिए किसी भी अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण के लिए यहाँ तक कि विभागों के लिए भी संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स यानी अनुपूरक अनुदान अनुच्छेद 115 के तहत प्रावधानित प्रदत्त राशि से अधिक के सरकारी व्यय के लिए आवश्यक होता है। इससे मौजूदा केंद्रीय योजनाओं और यहाँ तक कि उन नई योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा जो योजनाबद्ध या पाइपलाइन में हैं। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट सामान्य तौर पर प्रत्येक सत्र में प्रस्तुत की जाती हैं। ये तब प्रस्तुत की जाती हैं जब चालू वित्त वर्ष के लिए अधिकृत राशि अपर्याप्त होती है, मौजूदा सेवा पर अतिरिक्त व्यय या उस वर्ष के बजट में विचार नहीं की गई एक नई सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसका आकस्मिकता निधि अग्रिम को पुनः प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के अनुदान होते हैं, जिसमें शामिल है अतिरिक्त अनुदान,
ये तब दिया जाता है जब उस वर्ष के लिए बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित न किया गया हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हुई हो। इसके अलावा होता है एक्सेस ग्रांट यानी अधिक अनुदान। ये उस समय दिया जाता है जब उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए निर्धारित राशि से ज्यादा धन खर्च हो जाता है। और तीसरा है अपवादानुदान यानी एक्सेप्शनल ग्रांट। ये एक विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है तथा ये किसी भी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का कोई हिस्सा नहीं होता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने भारत के 8वें हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन का संचालन आरंभ किया। ओएनजीसी लिमिटेड ने बंगाल बेसिन से कच्चे तेल का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। इससे यह भारत का 8वां उत्पादन बेसिन बन गया है। अन्य बेसिन हैं केजी बेसिन, मुंबई अपतटीय क्षेत्र, असम शेल्फ, राजस्थान, कावेरी, असम अराकान वलनपेटी और खंबात। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार भारत में 26 तलछट यानी अवसादी बेसिन हैं। इसमें से 16 स्थलीय बेसिन हैं, 7 स्थलीय और अपतटीय दोनों हैं और 3 पूर्णतः अपतटीय बेसिन हैं। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास के मैदान। बबूल, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे विदेशज पादपों की प्रजातियों के आक्रमण की वजह से पश्चिमी घाट के शोला स्काई द्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास के मैदान के क्षेत्र में अत्यधिक कमी आ गई है। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास के मैदान अधिक ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान हैं, जो विश्व के सभी घास के मैदानों के मैदान को वन प्रबंधन योजनाओं में बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि उनसे राजस्व उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। उनके प्रमुख कार्यों में वैश्विक कार्बन चक्र को विनियमित करना और निचले प्रवाह क्षेत्रों के समुदायों को जल के स्रोत उपलब्ध करवाना शामिल है। हिमालयन ट्रिलियम, इसे नाग छत्री के रूप में भी जाना जाता है। ये हिमालय के समशीतोष्ण और उप एल्पाइन क्षेत्रों में एक सामान्य बूटी है। ये भारत, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाई जाती है। भारत में ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड में पाई जाती है। ये पादप अपनी उच्च औषधीय गुणवत्ता के कारण हिमालय क्षेत्र के सबसे अधिक व्यवसाय किए जाने वाले वाणिज्यिक पादपों में से एक बन गया है। ये कैंसर रोधी है और वृद्धावस्था रोधी कारक है। अधिक दोहन, लंबा जीवन चक्र और बीज प्रसार की निम्न क्षमता इस पादप के अस्तित्व के समक्ष खतरे उत्पन्न करते हैं। IUCN की लिस्ट में इसे एंडेंजर्ड का दर्जा प्राप्त है। महान संयुग्मन, ग्रेट कंजंक्शन, ये एक खगोलीय घटना है जिसमें 21 दिसंबर को रात्रि को शनि और बृहस्पति लगभग 400 वर्षों के बाद सबसे ज्यादा निकटतम दूरी पर थे। इसे लोकप्रिय रूप से क्रिसमस स्टार के रूप में भी जाना जाता है। इस कंजंक्शन को उस घटना के आधार पर नाम दिया गया है जहां ग्रह या क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से देखे जाने पर आकाश में एक साथ बहुत निकट दिखाई देते हैं। खगोलविदों ने बृहस्पति और शनि के आकार के कारण इन ग्रहों के संयुग्मन के लिए ग्रेट शब्द का प्रयोग किया है। हैदराबाद में हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया। ये एक अत्याधुनिक प्रेशर वैक्यूम से संचालित तथा मुक्त जेट सुविधा से संलग्न परीक्षण सुविधा है। इसमें 1 मीटर का नोजल एग्जिट व्यास है। ये मैक नंबर 5 से 12 तक का अनुकरण करती है। मैक संख्या दिए गए माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की गति और उसी माध्यम में ध्वनि की गति के बीच का अनुपात होती है। इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये भविष्य के अत्यधिक जटिल एरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों की समझ विकसित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा ऐसा देश होगा जिसके पास ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया। इनमें शामिल किए गए खेल हैं कलारीपयट्टू, यह केरल की एक युद्धक कला यानी मार्शल आर्ट है। दूसरा है गतका, इसकी उत्पत्ति पंजाब में हुई है। ये निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली है जिसका उपयोग आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में भी किया जाता है। और तीसरा है थांगटा, ये मणिपुर की एक युद्धक कला यानी मार्शल आर्ट है। ये युद्ध कौशल और उपासना के प्रति समर्पित है। और चौथा है मलखंब, ये एक पारंपरिक भारतीय खेल है जहां खिलाड़ी विभिन्न प्रकार की व्यायाम विद्या का निष्पादन करते हैं
और एक ऊर्ध्वाधर काष्ठ के खंभे या रस्सी को पकड़कर कई मुद्राओं का प्रदर्शन करते हैं। ये विशेष तौर पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रचलित है। सेंटिनली और ग्रेट अंडमानी जनजाति। मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण इन दो लुप्तप्राय समूहों के लिए संकट की चेतावनी जारी की है। सेंटिनली और ग्रेट अंडमानी दोनों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 5 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजीज में से एक हैं। अन्य पीवीटीजीज हैं ओंग, जारवा और शोम्पेन। सेंटिनली जनजाति उत्तर सेंटिनल द्वीप पर लगभग 50 से 100 की जनसंख्या में अधिवासित है और बाहरी विश्व से इनका संपर्क लगभग नगण्य है। अंडमान में अन्य पीवीटीजीज के विपरीत ग्रेट अंडमानी जनजाति सामान्य आबादी के साथ संपर्क में है। मिस्र द्वारा स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एससी जोन स्वेज नहर मार्ग के निकट स्थित है। ये मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है। ये मार्ग अंतर्राष्ट्रीय ट्रंक मार्ग माना जाता है जो स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप और पूर्वी उत्तर अमेरिका को एशिया के साथ जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त हुआ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।